हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाटेल। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हीमोडायनामिक्स। लास्ट लेक्चर तक हमने इन्फ्लामेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ साथ टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया टॉपिक हीमोडायनामिक, अगर आप अर्शमोहन रेफर कर रहे हो तो उसमें ये हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स नाम से चैप्टर है, उसको आप अच्छे से स्टार्ट करना। देखो, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईडेमा, और ईडिमा में इसको है ना आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ईडिमा और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, फिर ईडिमा की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, उसके बाद क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण से ईडिमा हो सकता है वो देखेंगे, और इन्हीं कारण को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जिसे हम ईटियोलॉजीज बोलते हैं। फिर मैकेनिज्म देखेंगे ईडिमा का, और लास्ट में मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। चलिए ईडिमा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ईडिमा की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है टिश्यूज़ में। ठीक है, इतना तो हमें फर्स्ट ईयर के नॉलेज से पता है। पर ये इफ्यूजन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस इफ्यूजन में भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और बॉडी कैविटीज़ में होता है, जैसे कि प्लूरल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, या फिर पेरिटोनियल कैविटी हो गई। इस तरह ये ईडिमा से डिफरेंट है, क्योंकि ईडिमा में नॉर्मल टिश्यू में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। देखो, ईडिमा की पैथोफिजियोलॉजी के लिए ना हमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसके थ्रू वेसल्स में फ्लो करने वाला फ्लूइड बाहर की तरफ लीक आउट कर जाएगा ना, उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। और वेसल में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अल्ब्यूमिन, जो कि इसको लीक आउट नहीं करने देंगे। जिस प्रेशर से फ्लूइड अंदर एंटर करेगा उसे हम ऑनकोटिक प्रेशर बोलेंगे, और ऑनकोटिक प्रेशर मोस्टली अल्ब्यूमिन की वजह से होता है। ये तो हमने फर्स्ट ईयर में ब्लड वाले चैप्टर में आई थिंक हम सब ने पढ़ा ही है। देखो, तो आर्टीरियल साइड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा +35 mm ऑफ Hg। यहाँ पर प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बाहर की तरफ आएगा, और ये सारे प्रेशर के वैल्यूज़ है ना वो मिली मर्क्यूरिक ऑफ Hg में ही है। ठीक है, फिर ऑनकोटिक प्रेशर है यहाँ पर -25। तो अब आर्टीरियल साइड पे +10 mm ऑफ Hg प्रेशर बिल्ड आउट हुआ, जिसकी वजह से आर्टरीज से ब्लड +10 mm ऑफ Hg से बाहर आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आएगा। ठीक है, फिर देखो कैपिलरीज में क्या प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर +25 होगा और ऑनकोटिक प्रेशर -25 होगा, इसीलिए यहाँ पर नेट 0 होगा। और वीनस साइड पे, वेन्स पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा +18 और ऑनकोटिक प्रेशर होगा -25। तो वेन्स की साइड पे ये -7 mm ऑफ Hg होगा। तो देखो, अब वेसल्स का टोटल देखें ना तो +3 mm ऑफ Hg से फ्लूइड बाहर लीक आउट कर रहा है। ठीक है, और ये फ्लूइड लीक आउट करेगा, इसको वापस से सर्कुलेशन में तो जाना है, तो ये लिम्फ्स के थ्रू जाएगा, ये लिम्फेटिक्स में आ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ के थ्रू जाके वेन्स में ड्रेन हो जाएगा। और ये सारे लिम्फेटिक्स है वो कौन सी वेन में ड्रेन करेंगे? सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, ये सारे लिम्फ वेसल्स है ना वो जाके सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर दें। ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है ईडिमा की। अब देखो, ईडिमा के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो देखो, हमें ईडिमा कॉज करना है तो नेट मूवमेंट क्या रखना चाहिए, फ्लूइड का आउटसाइड होना चाहिए। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेट मूवमेंट बाहर की साइड होगी, और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तब भी नेट मूवमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि कम अगर फ्लूइड अंदर जाएगा तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पर आउटसाइड प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट है। ठीक है, देखो, तो नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का आउटसाइड होगी तब ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा बाहर लीक आउट करेगा, और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से कम फ्लूइड अंदर जाएगा। और तो और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यहाँ पर लिम्फ आगे की तरफ मूव नहीं होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाएगा, इसको हम ईडिमा बोलेंगे। या फिर अगर पूरी बॉडी में फ्लूइड का लेवल ही इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से भी ईडिमा देखने को मिल सकता है। और लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इन्फ्लामेशन की वजह से। देखो, इन्फ्लामेशन में एक्सुडेटिव ईडिमा देखने को मिलता है, मतलब इन्फ्लामेशन में एंजियोजेनेसिस होगी, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो न्यू ब्लड वेसल्स होगी ना वो लीकी नेचर की होगी। इसमें प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर जो फ्लूइड बाहर आएगा ना वो प्रोटीन रिच्ड होगा, उसे हम एक्सुडेटिव ईडिमा बोलेंगे।
और बाकी के सारे कारण की वजह से इडिमा होगा ना, उसमें प्रोटीन का कंटेंट लेस देखने को मिलेगा, इसीलिए हम उसे ट्रांसुडेटिव इडिमा बोलेंगे। देखो मेन कॉजेज़ तो ये है। अब इन सारे कॉजेज़ को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। देखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो दो केस में हो सकता है। एक तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया हो तब, या फिर आर्टीरियोलर डायलेशन हो गया तब। देखो ये हार्ट है और ये आर्टीरियोल है और ये वेन्स है, ठीक है। देखो अब ये आर्टीरियोलर डायलेशन हो गया तो यहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड आएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये यहाँ पर बाहर लीक आउट कर जाएगा। और आर्टीरियोलर डायलेशन दो केस में देखने को मिल सकता है। एक तो हीट की वजह से आर्टीरियोल डायलेट हो गया, या फिर न्यूरल डिसरेगुलेशन की वजह से। ये दो कारण में ही आर्टीरियोलर डायलेशन देखने को मिलता है मेनली। या तो फिर वीनस रिटर्न ही डिक्रीज हो जाए। और वीनस रिटर्न डिक्रीज कौन कौन से केसेस में देखने को मिल सकता है? एक तो हार्ट फेलियर हो गया, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अब भाई हार्ट इतना इनफ ब्लड ही पंप नहीं कर रहा है कि वेन्स में इनफ ब्लड पहुंच सके, तो मतलब वीनस रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या फिर दूसरे रीज़न है वीनस रिटर्न को डिक्रीज करने के, वो है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या फिर एसाइटिस में भी हो सकता है। अब देखो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पर वेन्स में ही ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि क्लॉटिंग हो गई है, थ्रोम्बोसिस हो गई है, उसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट में इतना ज़्यादा ब्लड नहीं पहुँच पाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। या फिर पेशेंट बेड रिटर्न है, जिसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मूव नहीं हो रही है। जैसे कि देखो अगर आपको पता हो तो सोलियस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वीनस रिटर्न को मेंटेन करेगा। अभी बेड रिटर्न पेशेंट है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेन था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। देखो इसके इटियोलॉजीज को ठीक से समझना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। मैंने देखे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़, और जितने मैंने पढ़ाया है ना उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। और ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। फिर देखो ऑनकोटिक प्रेशर कब डिक्रीज देखने को मिलेगा? ऑनकोटिक प्रेशर है ना मेनली तो एल्ब्यूमिन की वजह से ही होता है। वो ऑब्वियसली एल्ब्यूमिन है वो 50 to 75% ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है, और जब एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो उसमें हमें ऑनकोटिक प्रेशर कम देखने को मिलेगा। जैसे कि माल न्यूट्रिशन में कम हो सकता है ऑनकोटिक प्रेशर, फिर माल एब्जॉर्प्शन में भी कम हो सकता है, या फिर देखो एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस है वो लिवर में हो रहा है, और अगर लिवर की कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है जैसे कि लिवर सिरोसिस, तो भी ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। या फिर प्रोटीन या एल्ब्यूमिन मेनली वो यूरिन में या फीसेस के थ्रू या जीआईटी के थ्रू मतलब लॉस हो रहा हो, तो उसमें भी ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर प्रोटीन का लॉस हमें यूरिन में देखने को मिलेगा तो उसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, और प्रोटीन का लॉस हमें जीआईटी के थ्रू देखने को मिलेगा, इसे हम प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑनकोटिक प्रेशर को डिक्रीज करा देंगे। फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि सबसे क्लासिकल एग्जांपल है इसका फिलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। उस केस में लोअर लिम्फ में लिम्फ वेसल से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर लिम्फ का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्लासिकल एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना। और छोटे छोटे एग्जांपल्स है जैसे कि कोई ट्यूमर की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फाइब्रोसिस, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर सर्जिकल रिमूवल में भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। पर इसमें सबसे मेन तो फिलेरियासिस ही है, तो आप इसके ऊपर स्टिक रहना, ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो जब बॉडी में फ्लूइड का लेवल ही बढ़ जाए, और फ्लूइड का लेवल कब बढ़ेगा? या तो रीनल फेलियर हो, अगर किडनी फेल हो जाए तो वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा देगी, ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, या फिर कार्डियक फेलियर हो जाए। अगर कार्डियक फेलियर होगा तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगा, मतलब किडनी को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, और इसकी वजह से किडनी में एक बहुत ही खास मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो आपने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में रास बोलते हैं। वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो रिलीज होगा, और उसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये था सोडियम और वाटर के रिटेंशन पे कैसे एडिमा कॉज हो सकता है। फिर देखो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में मैंने आपको पहले भी बताया एंजियोजेनेसिस होगी।
एंजियोजेनेसिस में न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होगा और ये न्यू वेसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लीकी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा लीक आउट करेगी और इसमें एल्ब्यूमिन भी लीक आउट कर जाएगा और इस टाइप के इडीमा को हम एक्सुडेटिव इडीमा बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन का भी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा कंपेयर टू फ्लूइड के, इसीलिए इसको हम एक्सुडेटिव इडीमा बोलते हैं। और बाकी के जो भी 4 कारण थे, जैसे कि इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डिक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और सोडियम वाटर रिटेंशन, इनकी वजह से जो इडीमा होगा उसे ट्रांसुडेटिव इडीमा बोलेंगे। ठीक है, देखो ये बेसिक इटियोलॉजीज थी। अब इसकी ये जो मैंने आपको जितना अभी समझाया है ना, अब उसके हिसाब से आप मैकेनिज्म समझना, आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। देखो सबसे पहले तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो कौन कौन से केसेस में देखने को मिल सकता है? एक तो माल न्यूट्रिशन में, लिवर सिरोसिस में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से इडीमा हो जाएगा। अब H फॉर H ऐसे याद रखना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट फेलियर में होगा, और हार्ट फेलियर की वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, और उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, जो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगी और सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवा देगी। और सोडियम और वाटर का रिटेंशन एक और केस में हो रहा था, वो है रीनल फेलियर, जिसकी वजह से भी हमें इडीमा देखने को मिलेगा। देखो पैथोलॉजी में ऐसा ही है, अगर आपको कॉजेज और इटियोलॉजीज को थोड़ा बहुत आप लॉजिकली समझोगे ना तो आपको मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मैकेनिज्म वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम रॉबिन्स में दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से भी देख लेना, और मैंने जितना कवर कराया है वो आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीइंग अ डॉक्टर हमको मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए, इडीमा की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इडीमा के साइट तो हम सबको पता ही है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमें इडीमा देखने को मिल सकता है, और ये ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब देखो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ऐसा कोई काम हो, जैसे कि मोस्टली सर्जन्स में और कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें खड़े रहने की बहुत ज़रूरत होती, तो उनमें इडीमा मेनली लेग्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बेड रिडन पेशेंट है, उसमें ग्रेविटी कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? देखो बेड रिडन पेशेंट में इडीमा है ना सैक्रम के रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू लेग्स में, क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसको ग्रेविटी सैक्रम की साइड होगी, लेग्स की साइड नहीं। और 2 टाइप के इडीमा होते हैं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक तो पिटिंग इडीमा और नॉन पिटिंग इडीमा। पिटिंग इडीमा में क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं थम्स के थ्रू और उसके बाद फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हैं, और अगर पिट्स वहाँ पर देखने को मिलती है तो उसे हम पिटिंग इडीमा बोलते हैं। पर नॉन पिटिंग इडीमा में ऐसे पिट्स देखने को नहीं मिलेंगी, और नॉन पिटिंग इडीमा का एक एग्जांपल है डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकोज, इसमें ये देखने को मिलता है नॉन पिटिंग इडीमा। फिर देखो इडीमा के कॉजेज में एक किडनी डिजीज़ भी थी, और अगर किडनी में डिजीज़ होगी तो जो सबसे पहला एरिया होगा अफेक्ट होने का वो है पेरी ऑर्बिटल एरिया, मतलब आइस के अराउंड बहुत ही ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्टोर हो जाएगा और इडीमा देखने को मिलेगा। तो कोई भी किडनी डिजीज़ हो उसमें सबसे पहला इडीमा कहाँ देखने को मिलेगा? पेरी ऑर्बिटल एरिया में। और देखो किडनी डिजीज़ के अलावा और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से इडीमा हो सकता है, जैसे कि अगर लंग्स में इडीमा होगा तो उसे पल्मोनरी इडीमा बोलेंगे, ये मैं सिस्टेमिक पैथोलॉजी में कवर करवाऊंगा। पल्मोनरी इडीमा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अभी इसको यहाँ पर ही कवर करने लगा तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, तो इसको मैं लंग्स वाला चैप्टर है ना सिस्टेमिक में स्टार्ट करेंगे तब इसको कवर करा दूँगा। फिर देखो ब्रेन में भी इडीमा हो सकता है। देखो ये ब्रेन है, ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ना, और वो ये जो ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया है वो स्कल बोन है। तो अब इडीमा होगा ना, देखो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इडीमा हो गया, ठीक है, सपोज करो ये वाले रीजन में इडीमा हो गया, तो ये वाला पार्ट है ब्रेन का वो स्वेल कर जाएगा और इसका कंप्रेशन हो जाएगा स्कल के अगेंस्ट, यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, ठीक है, ब्रेन का। और अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुँच पाएगी, तो उसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगा उस एरिया में, और यहाँ पर स्ट्रोक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ेंगे तो डेथ भी हो सकती है। या फिर इसका एक और कारण हो सकता है कि ब्रेन का हर्निएशन हो जाएगा फोरामेन मैग्नम के थ्रू, और उसकी वजह से कन्फर्म डेथ हो जाएगी, तुरंत डेथ हो जाएगी अगर ब्रेन का हर्निएशन हो गया। तो देखो इडीमा की मॉर्फोलॉजी में इतना ही था। मैंने देखो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन कवर करवा दी, फिर कॉजेस, फिर
फिर इटियोलॉजीज कवर कर ली हमने, और तो और मैकेनिज्म और मॉर्फोलॉजी, ये सारी डिस्कस कर ली। अब देखो मैं रॉबिन्स में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हुई। देखो यहाँ पर स्टार्ट किया है इडिमा का बेसिक डेफिनेशन से। अब देखो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी का पूरा चार्ट है, ये पूरा मैंने आपको कवर कर दिया है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, सोडियम का रिटेंशन और इन्फ्लामेशन, ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ ये हमने मैकेनिज्म पे पूरा डिस्कस कर लिया है कि इडिमा का मैकेनिज्म और मॉर्फोलॉजी इडिमा की, वो भी हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार रॉबिन्स में से सिर्फ पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने जितना आपको पढ़ाया है ना उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब देखो इडिमा के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या तो पैथोफिजियोलॉजी पे उस पर क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आपको इसकी एमसीक्यू में देखने को मिलेगी। या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इडिमा अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।